आज हम आतंकवादियों के नए हथियार जो कि ड्रोन के रूप में सामने आया है, उस पर चर्चा करेंगे। सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। आज आप आश्चर्यचकित होंगे कि अचानक आतंकवादियों को ये क्या हुआ कि वो ड्रोन को, जो कि बहुत सस्ते में मिल जाता है, शादी बारातों में फ़ोटोग्राफी के काम आता है, और बहुत से दुकानदार या कंपनियां अपना प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए विभिन्न देशों में जिसका इस्तेमाल करती हैं, वो अचानक कुछ बारूद या कुछ पेलोड्स लेकर दूसरे को धमकाने के लिए आतंकवादी गतिविधियों में नज़र आ रहे हैं। ऐसा पूरे विश्व में हो रहा है। यहाँ तक कि जो अरब कंट्री हैं उसमें अमेरिकन फोर्स का कब्जा है, पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही हैं वहाँ पर। परंतु ईरान से समर्थित जितने भी आतंकवादी संगठन हैं और ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी ड्रोन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इज़राइल और अमेरिका का कोई भी तोड़ नज़र नहीं आ रहा है। और वो जब करते हैं ये ड्रोन अटैक, तो आपने सुना होगा पिछले कुछ दिनों से लगातार ईरान पे और इन आतंकवादियों पे लगातार एयर अटैक्स हो रहे हैं, बमबारी हो रही है। वही प्रभाव पाकिस्तान में आ गया। तुर्की अब वहाँ पे यात्रा कर रहा है। पाकिस्तान में तुर्की के विदेश मंत्रालय के लोग, ऑफिशियल्स जो हैं, और वो भी अफ़गानिस्तान में अपनी भागीदारी के लिए प्रयासरत है। अब भारत सीमा पर ये पाकिस्तान को बहुत पुराने समय से लगातार आतंकवादी भेजता था। तो पहले स्टेप में तो भारत ने ये किया कि सीमा की फेंसिंग करा दो। फेंसिंग हो जाने के बाद भी वो इधर उधर से निकल आते थे। बहुत से एरिया ऐसे हैं जहाँ नदी पड़ जाती है, नाले पड़ जाते हैं, जहाँ फेंसिंग वगैरह उतनी कारगर नहीं है, उसके द्वारा इन्फ्लेट करते थे भारत की कश्मीर में के इलाके में। पहले जम्मू में करते थे, फिर वहाँ से वो कश्मीर वैली तक पहुँच जाते थे, और वहाँ पे आतंकवादी के रूप में कार्य करते थे, जिनमें विदेशी आतंकवादी भी होते थे और पाकिस्तानी भी होते थे। धीमे धीमे ये सीन बदला। स्थानीय स्तर पर भी ये लोग आतंकवादी डेवलप करने लगे कश्मीर में। फिर क्या हुआ कि भारत ने अपनी जो फेंसिंग थी उसमें इलेक्ट्रॉनिक कैमरे वगैरह सारे लगा दिए, जिसकी सेंसिंग से वो दूर से ही पता लग जाता है, रात में भी पता लग जाता है कि वो फेंसिंग के आसपास कोई व्यक्ति है। उसके बाद इन्होंने ज़मीन में सुरंग बना के भारत में प्रवेश करना शुरू किया, वहाँ भी पकड़े गए। फिर अचानक ये हुआ कि भारत की फोर्सेस जो कश्मीर में लगी हुई थी आतंकवाद के खिलाफ, उन्होंने जो अपने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन क्लीन, कि टेररिस्ट का पूरी तरीके से सफाया, उसमें आतंकवादी बुरी तरीके से ट्रैप होकर मारे जाने लगे। स्थिति ये हो गई कि फेंसिंग पे बहुत कड़ी कठिन स्थितियां हो गई कि वो फेंसिंग को पार करके कश्मीर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो फिर उसका स्वरूप बदला कि ज़्यादातर जो आतंकवादी होते थे वो कश्मीरी होने लगे। कश्मीर में भी वो, क्योंकि ज़्यादा ट्रेंड तो थे नहीं, पाकिस्तान जो अपने यहाँ से भेजता था उनको बाकायदा वहाँ की मिलिट्री ट्रेंड करती थी, उनको सारी टैक्टिक्स मालूम थी किस तरीके से आर्मी से का सामना करना है। ये जो टटपूंजी है जो यहाँ के कश्मीर के जो हैं, ये सब लड़के थे जो जोश के कारण और इस्लाम की तरफ अपने रुझान होने के कारण ये आतंकवादी बने। ये इतने एफिशिएंट नहीं थे, ये चुन चुन के मारे जाने लगे। लिहाजा पुराने जो इनके थे
आतंकवादी वो तो मारे जाने लगे, संख्या कम हुई। नया रिक्रूटमेंट इनका बिल्कुल बंद हो गया। बड़ी मुश्किल से ये नए नए लड़कों को रिक्रूट करते थे, वो तो ट्रेंड होते नहीं थे तो मारे जाते थे। बीच में तो स्थिति ये हो गई कि जो भी जैश ए मोहम्मद और इन ऑर्गेनाइजेशन का हेड बनता था उसको 10 दिन के अंदर एलिमिनेट कर दिया जाता था। लिहाजा वो लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के चीफ बनने के लिए, कमांडर बनने के लिए, एरिया कमांडर बनने के लिए भी हिचकने लगे। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो उन्मादी हैं और धर्मांध हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी इफ़ेक्टिवनेस उतनी नहीं रही। पाकिस्तान भी इनको चूतिया बनाता रहा अपने देश में, गरीब लोगों को। उसके पहले ज़्यादातर आतंकवादी जितने थे वो पख्तून इस एरिया से आते थे, जो कम पढ़े लिखे होते थे, जल्दी बातों में आ जाते थे, सीधे होते थे और इस्लाम को अपना सच्चा धर्म समझते थे। इन लोगों की बातों में आ जाते थे, ये जो आर्मी की और पंजाबी फ़ौज की, तो वो धड़ाधड़ रिक्रूट होते रहे। इनने पूरा तालिब, पहले उनको स्टूडेंट बनाया यानी तालिब बनाया, फिर तालिबान बना दिया, उनको नाम दे दिया। अब वो अपना ऑर्गेनाइजेशन बना के अफ़गानिस्तान की तरफ लग गए। नए जो गरीब लोग आते थे वो मारे गए कश्मीर वगैरह में, और जो विदेशी विभिन्न देशों से आते थे, कोई सूडान से आता था, कोई किसी दूर अरब देश से आता था, या कोई चेचनिया से आता था, वो भी कश्मीर में माने जाने लगे। अब वो आने भी बंद हो गए। तो इनके सामने स्ट्रेंथ की एक बहुत समस्या हो गई। फिर ये भारत में केरल के विशेष रूप से इलाके से धर्मांतरण करा के लड़कों को ISIS में जाने लगे और इनको बनाया जाने लगा आतंकवादी, क्योंकि वो मुसलमान खुद अपनी जान नहीं देना चाहते। ऐसे जो बेवकूफ़ी के कारण जो इस्लाम अपनाते हैं उनको एकदम एरिया में उतार दिया जाता है, वो भी लड़ मर खप जाते हैं। आज की स्थिति में जब जो LOC है उस पर पाकिस्तानी सेना यही सारे ऑपरेशंस करती रहती थी। मोदी के आने के बाद ये चेंज किया गया कि जो जितनी भी चौकियां थीं ज़्यादातर इंडिया की जो पाकिस्तान से लगती थीं उसको स्ट्रेंथन किया गया। तब पाकिस्तान ने जो दूर से घात लगा के जो स्नाइपर्स होते थे वो लगाने शुरू किए इंडियन आर्मी के ख़िलाफ़, तो उसमें कुछ सैनिक मारे गए। फिर भारत ने भी अपने स्नाइपर्स को लगा दिया, तो उसमें पाकिस्तान के भी बहुत नुकसान हुआ। भारत ने एक सबसे बड़ा चेंज जो अपनी चौकियों में किया कि भारत के पास जो पुराने टैंक थे जो रिटायर हो चुके थे, उनका एक बहुत सदुपयोग करते हुए एक इस्तेमाल शुरू किया कि उनके जो टैरेट थे जिसमें गन लगी होती थी, नाल होती थी, उनको अपनी चौकियों पर माउंट कर दिया। उससे क्या हुआ कि चौकियों पे ज़्यादातर बंदूकें हथियार होती थीं, स्नाइपर्स कुछ होते थे और मशीन गन्स वगैरह होती थी। अब वहाँ पे टैरेट लग गया। जो टैंकों में गोला यूज़ होता था उसको सीधा सीधा दूसरे अपोजिट साइड की जो पाकिस्तान की चौकी होती थी उसकी तरफ एम करके रख दिया। तो वो तो बेचारे केवल बंदूकें चलाते थे या कुछ अपना मशीन गन वगैरह चलाते थे। इंडिया ने सीधा सीधा उन पर गोले फायर करके उनकी चौकियां नष्ट करना शुरू कर दिया। जरा सा भी 4-5 पाकिस्तानी भी चौकी के पास खड़े होते थे तो उनको उड़ा दिया जाता था। अब पाकिस्तान आर्मी घबरा गई बुरी तरीके से कि ये क्या हो रहा है। बहुत सारे उनके फौजी मारे गए। तो उन्होंने बड़ा प्रयास करे, मिन्नतें करके भारत से सीज़ फायर के लिए दबाव डाला। फिर DGOM के बीच में बात हुई और तो ये सीज़ फायर पिछले कुछ महीनों से ये लागू है। तब से वो शांत पड़े हुए हैं, लेकिन प्रवृत्ति जो उनकी है वो दुष्ट प्रकृति है।
वो शांत तो पड़े हुए हैं केवल अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन दूसरे को परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ तो उन्हें करना ही है। लिहाजा वहाँ की आर्मी ने अपने करीब बॉर्डर से 25-30 किलोमीटर दूर वहाँ पर ट्रेनिंग देकर इनका कैसे यूज़ किया जाए ड्रोन्स का, और इस पर पेलोड लगा के कैसे भारत के अंदर घुसाया जाए, इस पर कार्य करना चालू किया। और धीमे धीमे ये ड्रोन के रूप में, अभी पिछले दिनों में आपको खबर लगी कि ये 12-14 किलोमीटर इंडिया के जम्मू के अंदर घुस के इन्होंने एयरफोर्स स्टेशन को नुकसान पहुंचाया। अब ये ड्रोन इतने छोटे होते हैं कि इनको देख पाना, इनको, और प्लास्टिक के ये बने होते हैं तो इनके सिग्नेचर भी नहीं मिलते रडार्स में। और क्योंकि ये उतनी हाइट पर नहीं उड़ते जितने पे एयरक्राफ्ट वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ते हैं, ये ज़्यादा 200-300 किलोमीटर, वो 200-300 फुट की ऊंचाई पर उड़ते हैं और छोटे होते हैं, तो ये उनकी पकड़ में नहीं आते। इस संबंध में प्रधानमंत्री की कैबिनेट स्तर की मीटिंग हुई, जिसमें डोभाल भी थे और कुछ मिलिट्री एडवाइज़र भी थे। तो उनने इसके समाधान के लिए भारत ने इसका तोड़ ठीक उसी रूप में किया कि जैसा कि इज़राइल पे जब मिसाइल अटैक हुआ तो उनने अपने एंटी मिसाइल सिस्टम से उन सारी मिसाइल को उड़ते ही उनको नष्ट करना शुरू कर दिया था। उसी तरीके का सिस्टम DRDO ने डेवलप कर चुकी है। उसका नाम है इंद्रधनुष, इंद्रजाल, इंद्रजाल उसका नाम है सिस्टम का। वो आपके जितने भी हथियार आपके लगे हुए हैं उन्हीं को ऐसा यूज़ करेगा कि उन्हीं से ऑटोमेटिक रूप में इनको वो आइडेंटिफाई करेंगे, और दूर से अगर बंदूक हुई तो गोली से उड़ा देंगे, या जो भी हथियार होगा उससे इनको उड़ा दिया जाएगा पास आने से पहले ही। तो ये तैयारी भारत ने कर ली है। अब इनके पास जो एक अंतिम हथियार था ड्रोन के रूप में, जिसको ये एयरफोर्स से मुकाबले में लगाए हुए थे, एयरक्राफ्ट जहाँ होना चाहिए इनका, वहाँ ये ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं अटैक में। जासूसी में तो कर सकते हैं मान लो, लेकिन अब ये अटैक में यूज़ कर रहे हैं। ये इनकी बहुत बड़ी मजबूरी है। उस मजबूरी के बाद का ये दो जो प्रमुख कारण हैं, वो तो इनके पास पैसा भी नहीं है, मानव संसाधन भी नहीं है आतंकवादियों के रूप में। तब ये क्या करें? फ़ौज इनकी लड़ना नहीं चाहती। फ़ौज को आप ऐसे समझ लो जैसे बनियों की टोली। वो सब पाकिस्तान से पैसा नौच कर, पैसा कमा कर जैसे ही रिटायर होते हैं वो तुरंत अमेरिका का वीज़ा ले लेते हैं, पासपोर्ट वहाँ का बनवा लेते हैं और जाके वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। उनकी स्थिति ये है कि अगर इनसे अमेरिका की जासूसी संस्था ये कहे कि पाकिस्तान के जितने सीक्रेट्स हैं जो तुम्हें मालूम है वो हमें दे दो, तब हमें तुम्हें यहाँ की नागरिकता दे देंगे, तो ये अपने देश के साथ भी गद्दारी करके वहाँ पाकिस्तान की सारी सूचनाएं उनको मुहैया करा देंगे। तो ऐसी आर्मी जिसने कोई युद्ध नहीं जीता, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं जीता, लेकिन अगर आपकी इनकी यूनिफॉर्म देखेंगे तो निरे बिल्ले नज़र आएंगे। और वो काय के बिल्ले थे समझ में नहीं आते। या तो अपने ही दोषों को, देश के नागरिकों को मारने का था कि सिंधियों को मारा, मुहाजिरों को मार रहे हैं, बलूचियों को मार रहे हैं, पख्तूनों को मार रहे हैं, उसको ये बहादुरी समझते हैं और उसको अपनी वर्दियों पर सजाते हैं। लेकिन अब इनकी स्थिति यह हो गई है कि ऊंट आया है पहाड़ से नीचे। जब भारत का सामना पड़ रहा है और भारत में विशेष रूप से मोदी जैसा व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में मौजूद है, तो इन्हें ये लग रहा है कि अगर कांग्रेस होती तो हम कर लेते, मना लेते, अपना मनमर्जी कर लेते। अगर इससे किया तो हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये इतने डरे हुए हैं, इतने भयभीत हैं कि अब ये कश्मीर का राग भूल गए। कश्मीर पे अब इनकी कोई आवाज़ नहीं आती कि हम जाके वहाँ पे इंडिया से लड़ेंगे और खाली कराएंगे, कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। वो सब ये भूल गए हैं।
अब ये छोटी मोटी टुच्ची हरकतों पर उतर आए। अब देखें कि अगर आगे ये करते हैं, और अब ऑलरेडी ये कर चुके हैं। ये एक बहुत सीरियस अटैक है एयरफोर्स पे, भारतीय सेना पे, भारतीय टेरिटरी के अंदर, कि इन्होंने पेलोड्स गिरा के, भले ही वो छोटे हों, कम इफ़ेक्टिव हों, इंडियन एयरफोर्स स्टेशन को नुकसान पहुंचाया। युद्ध के लिए ये एक पर्याप्त कारण है। इसी की अन्वेषण में पूरी NIA लगी हुई है, और जैसे ही ये क्लियर होगा तो कुछ ना कुछ एक्शन जो हम सोच नहीं रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि ऐसे एक्शन की घोषणा नहीं की जाती है, अचानक होते हैं। उसके बाद सब लोग विद्वान बनते हैं कि हम तो पहले से ही सोच रहे थे ऐसा होगा। लेकिन अब उनसे पहले पूछो कि मोदी क्या करने जा रहे हैं, आगे क्या होगा आज की डेट में, तो वो उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसके आसपास भी नहीं पहुंच सकते। तो हम उसी मुंहतोड़ जवाब जो भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिया जाएगा, उसी की प्रतीक्षा में हैं, और कामना करते हैं कि ये बहुत जल्दी होगा। नमस्कार।